क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार पाटीदार। आपकी सुविधा के लिए जीआरए का गठन किया गया है, किंतु उसके बाद भी इतना विरोधाभास क्यों? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जीआरए का गठन किया गया था और जीआरए का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि पीड़ित लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए। मध्य प्रदेश शासन ने जीआरए का गठन, केंद्र सरकार ने जीआरए का गठन किया था और मध्य प्रदेश में उसका ऑफिस चालू किया गया था। उसके बाद में जब जीआरए में गए लोग, पीड़ित लोग जीआरए में गए और उनके पक्ष में जब फैसला आया, जीआरए का फैसला पीड़ित लोगों के पक्ष में आया, तो एनवीडीए के अधिकारी और कर्मचारी लोग उसकी बात मानने को, उसका फैसला मानने को तैयार नहीं है और उसके अगेंस्ट में वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? सुप्रीम कोर्ट ने जब जीआरए का गठन किया गया तो उसकी बात मानना चाहिए। जब जीआरए ने जो कोई फैसला अगर दिया है पीड़ित के पक्ष में तो उसकी बात उसको मानना चाहिए। उसके अगेंस्ट एनवीडीए कोर्ट में चला जाता है। अगर कोर्ट में अगर जाता है एनवीडी तो फिर उस जीआरए के फैसले का मतलब क्या? मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो फैसला दिया है और एनवीडीए जब उसके विपक्ष में जा रही है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। ऐसा क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई एनवीडीए? बिल्कुल, धन्यवाद सर। हाँ सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम परसराम पाटिल। शासन के अनुसार आपका पूर्ण पुनर्वास हो चुका है, जैसे मंदिर वगैरह वहाँ सब बन गए होंगे, तो उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? शासन लोगों की आस्था के साथ बहुत अधिक खिलवाड़ कर रहा है। चूँकि निसर्गपुर का अवार्ड 2002 में हो चुका है और 2002 में इसके मुआवजे निश्चित हो गए थे, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर, वर्तमान में रेवेन्यू कमिश्नर संजय दुबे द्वारा ये मुआवजा अपने पास ज़िले पे बुलवा लिया गया और आज तक न तो एनवीडीए द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया, न सार्वजनिक समितियां निजी मंदिरों को मुआवजा दिया गया। इस अन्याय के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और धन्यवाद। हाँ भैया, ये वृक्षों के संबंध में आपका अगर कोई शिकायत हो तो? वृक्ष हमारे जीवनदाता कहें तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी। वृक्ष पुनर्वास स्थल पर नहीं है, पुनर्वास स्थल वीरान है। हमारे मूल गांव में वृक्ष विद्यमान है। शासन वृक्षों की कटाई करना चाहती है। एक तरफ प्रशासन जुलाई महीने में कई सैकड़ों हजारों पौधे वृक्षारोपण करना चाहती है और डूब क्षेत्र के वृक्षों को काटने के लिए फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी भेजकर हमारे साथ अन्याय कर रही है। क्या इन वृक्षों में जीव नहीं है? वृक्ष भी जीवित है। जब तक सरदार सरोवर में पानी नहीं भरा जाता तब तक हम इन वृक्षों को कटने नहीं देंगे। यदि पानी भरा जाए उसके बाद कुछ वृक्ष सूख जाए, जब पानी खाली हो जाए तब शासन उन वृक्षों को हटा लेवे। ठीक है भैया। और मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापितों को बहुत सारे लाभ दिए, यहाँ तक कि 60 लाख रुपए दिए हैं, तो उसके संबंध में आपकी क्या शिकायत है? मेरी शिकायत सरकार से ये है कि सन 2002 में इन ज़मीनों को अधिग्रहण किया गया था, किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहण किया गया था। उनको 67,000 से लगा कि 1,10,000 रुपये एकड़ में इन्होंने छीन लिया गया था किसानों से बलपूर्वक। तो जिन लोगों की ज़मीन 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो या 2 हेक्टर हो या 1 हेक्टर हो, वो जो डूब में गए तो उनको 60 लाख रुपए की पात्रता दी गई। तो फिर इन किसानों की क्या गलती है, क्या गुनाह किया इन्होंने कि इनको इस पात्रता? किसान? ये जो डूब मतलब एक्वायर की गई जमीन, पुनर्बसाहट वो डेवलपमेंट के लिए जो कॉलोनी बसा रहे हैं, ये गांव को बसा रहे हैं, उन किसानों को ये सुविधा क्यों नहीं दी जा रही? ये 60 लाख रुपए उनको क्यों नहीं दिए जा रहे? उनकी ज़मीनों तो 15 साल पहले ये ज़मीन उनकी एक्वायर कर ली गई थी और एक ही परियोजना से प्रभावित है। ये इनको विस्थापित क्यों नहीं माना जा रहा? तो बहुत ज़्यादा दुखी है ना आप लोग? बहुत ज़्यादा। अब एक बात बताइए कि शासन ने आपकी डेडलाइन फाइनल कर दी है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 जुलाई को आपको खाली करके जाना है, तो आपको क्या लगता है कि ये संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ। किस तरीके से
ये संभव होगा, ये तो ये सरकारी जानती है। लेकिन यहाँ के लोग, जब तक आदर्श पुनर्वास नहीं होगा, हमारे गांव के आखिरी व्यक्ति तक सारी सुविधाएं नहीं दी जाएगी, तब तक ये गांव खाली नहीं होगा। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ कहा है, उसके संबंध में आपको कोई लगता है कि संशोधन होना था या आपको कोई पात्रता मिलना थी? अभी अभी जो फैसला है, मैंने सुना है, एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का विस्थापितों के पक्ष में, तो उसमें भी सरकार हमको गुमराह कर रही है। सरकार प्रेस नोट में ये छाप रही कि हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए दिए गए, ये पेपर में छापा है इन्होंने, लेकिन ये गलत है। जिन लोगों ने 2 किस्तें ली है उनके लिए है ये 15 लाख रुपये, बाकी कोई विस्थापन के लिए कोई सुविधा सरकार ने नहीं दी। और आपको कोई सूचना दी गई कि आपको 31 को हटना है? बिल्कुल कोई सूचना नहीं दी गई, कोई भी सूचना नहीं दी गई। व्यापारी कल्याण पूछ लें बोलते तो। व्यापारियों के लिए आपको क्या सुविधाएं दी है? दुकानें वगैरह सब हो गया वहाँ पे? ऐसा है सर कि वहाँ पर जो शासन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर आज अगर जब ग्राउंड स्थिति अपन देखते हैं ग्राउंड पे जाके, तो पूरी तरह से पूरा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और शासन ये बताना चाह रही है, ऊपर अब बता भी दिया है कि वहाँ पर हमने व्यापारियों को ज़मीन अलॉटमेंट कर दी है, वहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था कर दी है, वहाँ पे पाइपलाइन आपकी पानी के लिए डाल दी है, शौचालय बना दिए, सारी चीज़ें डेवलपमेंट कर दी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि क्या 3 महीने में वहाँ पे व्यापार चालू हो जाएंगे? और व्यापार अगर चालू होंगे तो दुकान या दुकान बनाने में कितना समय लगता है? एक व्यक्ति का जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको 5 बार सोचना पड़ता है रात में कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो मैं मेरा नई जगह पे सामान ले जाके कैसे शिफ्ट होऊंगा। तो यहाँ तो पूरी दुकान और पूरा गांव उठ के जा रहा है, और उसमें भी मात्र 2 महीने का समय दिया है। हमको जब जानकारी लगी 2 महीने पहले, आज मतलब ये मान लो कि 44 दिन बाकी है, 31 तारीख जो डेडलाइन इन्होंने दी है, कट ऑफ लाइन, मात्र 44 दिन बाकी है, 44-45 दिन। तो क्या 44-45 दिन में वहाँ पर मार्केट डेवलपमेंट हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो किस प्रकार से डेवलपमेंट करेंगे ये हमको बता दें। और व्यापारी को कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, आप लोगों ने मुंडन करवाया है, इसके पीछे क्या कारण है? मुंडन करवाने के पीछे हमारा प्रमुख कारण ये है कि हमारी बातों को सरकार अनसुनी कर रही है, हमारी बातों पे हमारे संवाद नहीं कर रही है। और बड़े बड़े जो अधिकारी आते हैं एसीयू गाड़ियों में बैठ के घूम घाम के चले जाते हैं, हम अगर रोकते हैं तो भी रुकने को तैयार नहीं है और पीड़ितों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम इसीलिए हमने मुंडन संस्कार कराया है, ताकि शासन को मालूम पड़े कि यहाँ के लोग कितने पीड़ित हैं, कितने प्रभावित, कितने दर्द में। लोग रात भर, बच्चे सो नहीं रहे हैं, घर वाले सो नहीं रहे हैं। 31 तारीख का खौफ ऐसा बैठा हुआ है कि लोग की मानसिक स्थिति बहुत खराब है। हमारे लिए शासन मर चुकी है, इसलिए हमने मुंडन कराया। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस पे कोई भी ध्यान नहीं है, मीडिया का भी कोई ध्यान नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। अभी सोनिया गांधी को बुखार आ जाता तो बताते कि मैडम को बुखार आ गया है, कल मोदी जी वहाँ गए, वो तत्काल दिखाते हैं। यहाँ लोग 192 गांव जो डूब प्रभावित हैं, मगर हजारों लोग, 45,000 लोग, 45,000 परिवार जो डूब से प्रभावित हैं, उनके बारे में किसी को चिंता नहीं। ठीक भैया। अब एक बात बताऊं मैं आपको, इस परियोजना से जो इन किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो शायद शासन नहीं कर पाएगा, लेकिन कम से कम हम लोग इनको इस विपत्ति में साथ दें, ये हमारी नैतिकता बनती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इनके साथ होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजेंद्र पाटीदार, निसरपुर। एक नारा, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, नर्मदा बचाओ, मानव बचाओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। जब तक आदर्श पुनर्वास नहीं, तब तक गांव खाली नहीं। सरदार सरोवर धोखा है, धक्का मारो मौका है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। जब तक पेड़ में जान है तब तक हमारी पहचान है, जब तक पेड़ में जान है तब तक हमारी पहचान है, जब तक पेड़ में जान है जब तक हमारी पहचान है। जो हमारे मंदिर हटाएंगे हम उनको हटा देंगे, जो हमारे मंदिर हटाएंगे हम उनको हटा देंगे।